अस्पताल ले चलते। टेल्स, भाग चलते। हेड। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? वो इवेंट जिन एलिमेंट्री इवेंट से मिलकर बनी हुई उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दोगे। 5 मिनट में लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी थी। एक तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनके सेट को बोलते हैं सैंपल स्पेस। यूजुअली लेटर एस से इसको डिनोट करते हैं। एंड सैंपल स्पेस के सबसेट को इवेंट बोलते हैं। एक क्लासिक एग्जांपल जैसे हमने ले लिया रोलिंग ए डाई, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जब भी हम इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे हमें 6 पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं। और वो 6 पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? या तो डाई के ऊपर नंबर 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, 4, 5, 6। तो उनके सेट को क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। एफ के सबसेट को बोलेंगे इवेंट। फॉर एग्जाम्पल E1 इक्वल टू 1, 3, 5। ये एक इवेंट है। इस इवेंट को अगर आप वर्ड में कहना चाहो तो आप कह सकते हो ऑड नंबर अपीयर्स। ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स। इसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ इवेंट था। 2 बहुत ही स्पेशल इवेंट होती हैं। एक तो फाई। फाई इज ए सबसेट ऑफ एस एंड एस इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ एस। फाई को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट और इसको बोलते हैं प्योर इवेंट। इसके अलावा जो बाकी डेफिनेशन थी वो ये थी कि अगर ए एंड बी 2 इवेंट है और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऐसी इवेंट ए एंड बी को क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए एंड बी कोई भी 2 इवेंट है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना है? एम्प्टी। देन वी से दैट events A and B are mutually exclusive। अगर A यूनियन B इक्वल टू पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? A and B आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर ये दोनों काम हो रहे हैं, A यूनियन B सैंपल स्पेस के इक्वल है, A इंटरसेक्शन B फाई है, तो हम बोलेंगे इवेंट्स A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ओके। अगर किसी इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली 1 है तो ऐसी इवेंट को बोला जाता है सिंपल इवेंट, या इसका एक दूसरा नाम होता है एलिमेंट्री इवेंट। और अगर इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है तो हम इनको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। फिर इसके बाद था आपका अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में क्या था? 2 इवेंट की हेल्प से नई इवेंट बनाना, जो कि अलजेब्रा ऑफ सेट आपने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ था। अगर ए एंड बी कोई भी 2 इवेंट है तो मैं नई इवेंट बना सकता हूं। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी एंड ए डैश। ए यूनियन बी को कहते हैं इवेंट ए और बी। ए इंटरसेक्शन बी को बोलते हैं इवेंट ए एंड बी। ए माइनस बी को बोलते हैं इवेंट ए बट नॉट बी। बी माइनस ए अगर मैंने लिखा होता तो क्या कहते हैं? इवेंट बी बट नॉट ए। ए डैश को क्या बोलते हैं? इवेंट नॉट ए। इसके बाद हमारी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आई थी। कोई हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसका सैंपल स्पेस एस है, प्रोबेबिलिटी हम इवेंट की निकालेंगे। ठीक है। और पहली एक्सियम है प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड एक्सियम है probability of sample space is 1, and third axiom is if A intersection B equal to phi means events A and B are mutually exclusive, तो A यूनियन B की probability क्या होगी? PA प्लस PB। ये 3 एक्सियम्स हैं। इस वजह से इस डेफिनेशन को बोलते हैं एक्सियोमेट्रिक अप्रोच या एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी बोला जाता है। प्रोबेबिलिटी आप इवेंट्स की निकाल रहे हो और जो वैल्यू आ रही है वो 0 एंड 1 के बीच में आ रही है। ये एक्सियम 2 इवेंट के लिए लिखी हुई है। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 3, 4, 5, 6 एनी नंबर ऑफ इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर E1, E2, E3 ये आपस में डिसजॉइंट इवेंट्स हैं
तो P ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 कितना होगा, PE1 प्लस PE2 प्लस PE3। ठीक है, दिस कैन बी जनरलाइज्ड, सिंपल कैलकुलेशन है जो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। कुछ प्रॉपर्टीज आई थी, पहली प्रॉपर्टी ये आई थी P ऑफ फाई कितना आएगा, 0। इसका सिंपल प्रूफ ये था F इक्वल टू क्या होता है, F यूनियन फाई। इन दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, F एंड फाई का इंटरसेक्शन कितना होता है, फाई। तो थर्ड एक्सियम से क्या हो जाएगा, P ऑफ F इक्वल टू P ऑफ F यूनियन फाई, P ऑफ F यूनियन फाई हो जाएगा PF प्लस P5। PF कैंसिल हो गया, P5 कितना मिला, 0। दिस वॉज द रीजन फाई को इम्पॉसिबल इवेंट बोला था हमने। फाई की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 0। PF इक्वल टू कितना है, 1। तो F हमारी श्योर इवेंट है, क्योंकि ऑलरेडी सैंपल स्पेस क्या है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सेट है। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे आउटकम F से ही आएगा। मीन्स एवरी टाइम यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट, इवेंट F हमेशा अकर करेगी, इस वजह से इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। इसके बाद जो मैंने अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी वो ये बताई थी, जैसे सपोज ये हमारा किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है, ω1 ω2 ω3 ω4 कितने भी लिख लो, डजेंट मैटर। अगर मैंने इसमें कोई भी इवेंट ली, ये सैंपल स्पेस है तो EF का सबसेट है, E क्या हो गया, इवेंट। आप E को क्या लिख सकते हो, ω1 यूनियन ω2 यूनियन ω3, करेक्ट। इवेंट E को एलिमेंट्री या सिंपल इवेंट्स के यूनियन में लिख सकते हो, राइट। ये इवेंट इन दोनों से डिसजॉइंट है, ये इन दोनों से डिसजॉइंट है, ये इन दोनों से डिसजॉइंट है। तो थर्ड एक्सियम से P ऑफ E क्या हो जाएगा, P ऑफ ω1 प्लस P ऑफ ω2 प्लस P ऑफ ω3। ओके, तो इस वजह से ये एलिमेंट्री इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि आपको एलिमेंट्री इवेंट्स की अगर प्रोबेबिलिटी पता है तो आप हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। सपोज दूसरी इवेंट बनाई E2, E2 क्या है, ω2 ω4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ω2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ω4। मीन्स आपकी इवेंट जिन एलिमेंट्री इवेंट से मिलकर बनी हुई है, एंड दिस इज द रीजन किसी इवेंट में एक ही एलिमेंट है उसको एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एलिमेंट्री इवेंट्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ऑल अदर इवेंट्स। तो उसका स्पेशल मीनिंग है, इस वजह से स्पेशल नाम दिया हुआ है। तो इसका मतलब इन जनरल में क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू क्या हो जाएगी, ई में जो एलिमेंट्स है P ऑफ ओमेगा, उन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो, ओमेगा इज एलिमेंट ऑफ E। ये समझ में आया, यही लिखा हुआ है, जनरलाइज करके लिख दिया और कुछ नहीं। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, वो इवेंट जिन एलिमेंट्री इवेंट से मिलकर बनी हुई उनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दोगे, दैट्स इट। और एक चीज आपको यहां से और दिख रही होगी, PF इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ऑफ ω1 प्लस P ऑफ ω2 प्लस P ऑफ ω3 प्लस P ऑफ ω4 प्लस P ऑफ ω5। एंड PF होता कितना है, 1। P ऑफ ω1 प्लस P ऑफ ω2 प्लस डॉट डॉट P ऑफ ω5। इसका मतलब सारी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है, इट इज 1। अब आते हैं फॉर्मूला जिनसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो अभी अभी हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पढ़ा था, अब हम उनकी प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे। A डैश की प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे, A माइनस B की प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे, एंड A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे, एंड एक आध दो फॉर्मूले और डिमॉर्गन्स लॉ से। आपका पहला फॉर्मूला जो आ रहा है, P ऑफ A डैश इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस PA। इसका प्रूफ देख लो शॉर्ट में, ये रहा आपका सैंपल स्पेस, ये रही इवेंट A, ठीक है। व्हाट इज A यूनियन A डैश, इट इज सैंपल स्पेस। दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ले लो, ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है, A इंटरसेक्शन A डैश कितना होता है, हाई। तो थर्ड एक्सियम से ये क्या हो गया, PA प्लस PA डैश, और PF कितना होता है सेकंड एक्सियम से, 1। तो PA डैश की वैल्यू कितनी मिली, 1 माइनस PA। ओके, सेकंड फॉर्मूला इज P ऑफ A माइनस P इक्वल टू, अच्छा बाय द वे A माइनस P किसके इक्वल होता है, A इंटरसेक्शन B डैश के। याद आया, चैप्टर 1 मैंने कहा था यही 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, एक तो डिमॉर्गन्स लॉज, डिस्ट्रीब्यूशन लॉज, और तीसरा ये था, राइट। वेन डायग्राम से हम इसको किस तरह से देख सकते हैं, A B, ये सेट क्या है, आप इसको A माइनस B भी कह सकते हो
और ये ए का बी डैश के साथ इंटरसेक्शन भी है, राइट। दिस सेट इज बोथ ए माइनस पी एंड ए इंटरसेक्शन पी डैश। पी ए माइनस पी को मैं ये भी लिख सकता हूं पी ए इंटरसेक्शन पी डैश, दोनों का मतलब एक ही, ए माइनस पी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन पी डैश। और ये फॉर्मूला निकल के आएगा पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी। ठीक है, पी ऑफ ए माइनस पी शायद मैं आगे लिखूंगा भी नहीं, मैं हमेशा क्या लिख रहा होऊंगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ए माइनस पी। ओके, ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ए माइनस। ठीक है अर्जुन, ए माइनस बी क्या होता है, एक्स माइनस वाई क्या होगा, कूल। गोइंग फॉरवर्ड साइड में ऐसा लिखूंगा भी नहीं, केवल इतना लिखूंगा। ओके, तो आप ये कह सकते हो इतना फॉर्मूला है, लेकिन कीप इन माइंड ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी डैश आर सेम। इसका प्रूफ, ए बी, सेट ए को लेफ्ट वाला सेट क्या है, ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी डैश, जो भी कहना चाहो, और ये बीच में जो डॉटेड है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज द यूनियन ऑफ दीज टू, इट इज ए, राइट। तो यहां से आपको दिख रहा है कि ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश एंड ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन है। प्रोबेबिलिटी ले लो दोनों तरफ। तो मेन चीज ये है, जिस तरीके से मैंने लिखा है, ये दोनों सेट आपस में कैसे हैं, डिसजॉइंट। और जब डिसजॉइंट है तो थर्ड एक्सियम से प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन क्या हो जाएगी, पी ऑफ दिस प्लस पी ऑफ दिस, करेक्ट। तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, देयरफॉर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू, इसको लेफ्ट में ले आओ, तो पी ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी आ गया। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू पी ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लास्ट है आपकी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैं एक लाइन में प्रूफ दे रहा हूं, ए बी, ए यूनियन बी क्या है, दिस दिस दिस, इन तीनों को मिला दो। इसको मैंने तीन पार्ट में लिख दिया, एक तो ये, एक बीच वाला और एक ये राइट वाला। लेफ्ट वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, मिडिल वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और राइट वाला क्या है, बी इंटरसेक्शन ए डैश। एंड ए यूनियन बी इन तीनों का यूनियन है, और ये तीनों सेट या इवेंट आपस में डिसजॉइंट है। तो यहां से आपको दिख रहा है ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश, करेक्ट। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ ए यूनियन बी, दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ले ली, ये तीनों सेट आपस में डिसजॉइंट है। तो थर्ड एक्सियम से क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश हमें पता है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं फॉर्मूला इसका। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश कितना होता है, पी ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको मैं टच नहीं कर रहा हूं, ये वैल्यू ऊपर से बताओ क्या हो जाएगी, पी बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो ये बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी ही लिखा हुआ है। एक ये नेगेटिव वाला एक पॉजिटिव वाले से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रूव हो गया। ओके, ये तीसरा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब चौथा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, ये कैसे निकालेंगे। एंड पांचवा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये कैसे निकालेंगे। ए डैश यूनियन बी डैश, कॉम्प्लीमेंट के बीच में यूनियन लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट के बीच में इंटरसेक्शन लगा हुआ है। व्हाट आर दीज, डिमॉर्गन्स लॉज। एक बार मैं लिख देता हूं आपके लिए, डिमॉर्गन्स लॉ क्या थे,
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है? ए डैश बी डैश लिख देना है, इधर यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन लगा दो, इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन लगा दो। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों तरफ से पता होना चाहिए, क्योंकि अभी ये राइट टू लेफ्ट अप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी आती है हमें। पी ऑफ एक्स डैश इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस पी एक्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट। ए इंटरसेक्शन भी पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, इसको आप एक्स बोल दो तो पी एक्स डैश इक्वल टू 1 माइनस पी एक्स। ओके, ये क्या हो जाएगा डे मॉर्गन्स लॉ से? ए यूनियन पी इसका कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी ए यूनियन पी। ये 5 फॉर्मूले हैं। एक लास्ट फॉर्मूला और आ रहा है जो आपको क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी की याद दिला देगा। वो स्पेशल केस है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, क्लास 10th एंड 11th की प्रोबेबिलिटी में उतना ही डिफरेंस है जितना क्लास 10th एंड 11th की ट्रिग्नोमेट्री में है। दोनों चैप्टर का टाइटल सेम है लेकिन ह्यूज डिफरेंस है। वहां पे भी अगर थीटा एक्यूट एंगल है क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री मिल जाती है। लेकिन क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री केवल एक्यूट तक लिमिटेड नहीं है। sin x का डोमेन क्या होता है? इट इज आर, सारे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, सारे निगेटिव रियल नंबर के लिए। वो बेचारा 0 से π/2 के बीच तक ही लिमिटेड था। तो ये समझ में आ गए सारे। मैंने पिछली क्लास में बोला था क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी भूल जाओ, उसको याद करने का टाइम आ गया है। अब जो मैं करने जा रहा हूं उसके बाद आपको क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी याद आ जाएगी। इक्वली लाइकली आउटकम्स। अगर हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट इस तरह का है कि इसकी सारी आउटकम कैसी हैं? इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम है, इक्वल है। जैसे जब भी आप फेयर कॉइन को फ्लिप करोगे आपको क्या लगता है? हेड आना टेल आना 50-50 चांस होते हैं। फेयर डाई, अगर आप रोल कर रहे हो ऊपर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, इक्वल चांस होते हैं। फेयर कॉइन हेड या टेल आना बोथ आर इक्वली लाइकली। अनफेयर कॉइन में हो सकता है कि 75% टाइम्स हेड आता हो, 25% टाइम्स टेल आता हो। शोले मूवी देखी है? अमिताभ बच्चन का क्या नाम है? जय या वीरू? जय। क्या बोलता है? तू बोल, निकाल वही। अस्पताल ले चलते। टेल्स भाग चलते। हेड टॉस कर लेते हैं। हेड्स में रुकता हूँ। टेल्स मैं टिक गया। जय के पास एक अनफेयर कॉइन था, उसके दोनों तरफ हेड ही था, तो वहां पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0। ओके, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब अगर आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट इस तरह का है कि ऑल आउटकम्स हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो ऐसी आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। एक मैं ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं। हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट इस तरह का है कि इसकी सारी आउटकम्स, जनरल एग्जांपल ले रहा हूं तो वही मैं ω1 ω2 ω3 करके लिखूंगा। ω1 ω2 ω3 डॉट डॉट ω कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट था, ये उसका सैंपल स्पेस है। इसकी आउटकम्स इक्वली लाइकली है। इसका मतलब क्या हुआ? P of ω1 इक्वल टू P of ω2 इक्वल टू P of ω3 डॉट डॉट इक्वल P of ωn। ये सारी प्रोबेबिलिटी क्या होंगे? इक्वल। उस इक्वल वैल्यू को मैंने क्या बोल दिया? स्मॉल p। अभी पीछे हम देख चुके हैं P of f इक्वल टू P of ω1 प्लस P of ω2 प्लस डॉट 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 प्लस P of ωn। राइट? PS कितना होता है? PS इज 1, और ये क्या हो गया? P प्लस P प्लस P प्लस डॉट 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 कितने बार? n टाइम्स। P को P के साथ ऐड करो n टाइम्स, कितना आ गया? NP। इसका मतलब P की वैल्यू कितनी आ गई? 1/n। अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट की सारी आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं तो हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी फिर कितनी आएगी? 1/n। व्हाट इज n? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। ओके, अब जरा देखना, टेक एनी इवेंट हियर E। मान लो मैंने ले ली ω1 ω3 ω7। P ऑफ E कितना आएगा? P ऑफ ω1 प्लस P ऑफ ω3 प्लस P ऑफ ω7। पीछे देख चुके हैं।
पी ऑफ ओमेगा 1 कितना है 1/n, ये सारी वैल्यू इक्वल है ना पी के, पी इज 1/n, तो 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n मीन्स 3/n, और 3 क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। अगर ई में 4 एलिमेंट्स होते तो 4/n आ जाता, 10 होते तो 10/n आ जाता। तो यहां पे मुझे फॉर्मूला क्या मिला इन जनरल, पी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन व्हाट इज एन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। अगर सारी आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना छोटा सा काम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ये प्रोबेबिलिटी हमें क्लास 10 में पढ़ाई गई थी। दैट बीइंग सेड, ये पर्टिकुलर केस है एंड वी आर डीलिंग विद जनरल प्रोबेबिलिटी। अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आपकी इसी पे बेस्ड होंगी, इक्वली लाइकली आउटकम्स से। बाकी प्रॉब्लम बहुत कम आएंगी, लेकिन जब वो आएंगी तब आपको ये सारी कॉन्सेप्ट पता है, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। ये फॉर्मूला तो यूजलेस हो जाएगा। अनफेयर कॉइन के साथ जब आप प्रोबेबिलिटी डील कर रहे हो, दिस फॉर्मूला इज यूजलेस, right? In general, you know this word is not fair. Most of the time you are dealing with किस तरह की outcomes which are not equally likely. ये समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी की थ्योरी हमारी खत्म हो गई।